हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्रोता मैम। बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन, और जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक का जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका पूरा नोट्स, ठीक है, मतलब उसका डायग्रामेटिक नोट्स ये मिल जाएगा बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए, इसमें कह रहा है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ओके, इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कॉपी का मतलब क्या, किसकी कॉपी की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एक जनरेशन से जब दूसरा जनरेशन बनेगा तो वो जो दूसरा जनरेशन है वो क्या बिल्कुल पहले जनरेशन के जैसा बनेगा, ठीक है। इसी कॉपी की बात हो रहा है कि जैसे मेरे पास एक पेपर है, मैं कह रही हूँ इसकी मुझे 4 फोटोकॉपी चाहिए, मतलब एक पेपर से मुझे 4 पेपर बनाने हैं, तो वो चारों पेपर जो होंगे वो पहले पेपर के जैसे होंगे या थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में बात हो रही है कि पेरेंट्स जो हैं उन पेरेंट्स ने अगर 4 बच्चे मान लो कि उनके हुए, ठीक है, तो वो चारों बच्चे, जरूरी नहीं है कि मैं ह्यूमन की ही बात कर रही हूँ, अभी हम बात करेंगे, तो पेरेंट्स से 4 बच्चे अगर हैं, नेक्स्ट जनरेशन में अगर 4 बच्चे हैं, जैसे भी फोटोकॉपी हम कर रहे थे, तो वो चारों बच्चे क्या अपने पेरेंट्स जैसे जो पेपर हमारे पास स्टार्टिंग में था, ठीक है, उसकी बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे क्या, एग्जैक्ट फोटोकॉपी होंगे क्या, यही बात पूछा जा रहा है। सवाल हमारा यही है, आपको समझ में आ गया। तो सवाल क्या है कि एक पेपर का फोटोकॉपी अगर हमने 4 किया है तो क्या चारों फोटोकॉपी बिल्कुल पहले वाले पेपर के जैसी होगी, या अब इसी को आप ह्यूमन बीइंग से या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले लीजिए, मैं अमीबा से ले लेती हूँ, ठीक है, कि एक अमीबा है, उस एक अमीबा से अगर 4 अमीबा बन रहे हैं तो वो चारों अमीबा क्या पहले वाले अमीबा के बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, या ये चारों जो अमीबा बने हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्रोजनी यानी कि ऑफ स्प्रिंग यानी कि चाइल्ड बच्चे जो है वो माता पिता से अलग हो जाते हैं या एग्जैक्ट कॉपी होंगे। इसके बारे में ही ये पूरा क्वेश्चन हमारा है, और इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा होगा। अब हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है ना। अब देखो, सबसे पहली बात ये कि जब फोटोकॉपी करेंगे, है ना, तो वो फोटोकॉपी किस टाइप से हो रहा है, हमने कौन सी मशीन ले रखी है, पहले हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि फोटोकॉपी के लिए डिफरेंट टाइप का मशीन है, तो मतलब टाइप्स हमारे अलग होंगे कि हम किस तरीके से फोटोकॉपी कर रहे हैं। ओके, तो फोटोकॉपी यानी कि क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो जो मैंने फोटोकॉपी का एग्जाम्पल लिया है, फोटोकॉपी यानी कि 4 बने हैं, तो 1 से 4 बने हैं वहां पर क्या करके फोटोकॉपी करके प्रिंटर से, और यहां पर 1 से 4 कैसे बनेंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू। कैसे बनेंगे, रिप्रोडक्शन, जो कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यानी कि हमको पढ़ना इसमें ये है कि रिप्रोडक्शन, उसमें फोटोकॉपी कैसे करते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इसमें 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। पहले हम एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, होगा ये कि ये रहा एक हमारा अमीबा, क्या है बच्चों, ये रहा मान लो अमीबा, वाह 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 वाह, कितना सुंदर अमीबा है, देखो। तो ये रहा हमारा एक अमीबा। ओके, अब इस एक अमीबा के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सबका नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं 1 2 3 4 5 6 लिख दूंगी, ठीक है। लेकिन इसमें मेन जो अमीबा के पास है वो क्या है, वो जो मेन है ना, वो इसके न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। मेन का आपको ध्यान रखना है, ये सारा जो पूरा गेम है ना, उस गेम का मेन हीरो कौन है, तो मेन हीरो जो है वो मेन हीरो यहाँ 1 नंबर यहाँ है, और वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। मेन जो हीरो है उसका नाम है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये DNA जो है ये कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, और यही है मेन हीरो, ठीक है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें और भी बहुत सारे, ये अकेला केवल न्यूक्लियस के दम पे तो रह नहीं रहा है ना, तो न्यूक्लियस ने ही इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, 1 नंबर मान लो साइटोप्लाज्म है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया 2 नंबर पे होगा, ठीक है, नाम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बस आप समझ लो, 2 नंबर पे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, फिर गोल्जी ऑपरेटस होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे, इसके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, ठीक है।
इस तरीके से ये पूरा एक सेल बन गया और ये आराम से सरवाइव कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी मैं, वैसे ये अपने नेचुरल इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, मतलब जैसे कि इंसानों में या दूसरे एनिमल्स में होता है कि इतने साल के हो गए तो मरने का टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन इनमें ये चीज़ नहीं होता है, नेचुरल डेथ इनमें नहीं होता है। ये एक्सीडेंटली किसी वजह से कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला और ये इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये सोचते हैं, मतलब कौन सोचता है, ये सोचते हैं मतलब इनका ब्रेन, यानी कि मेन जो है, मेन कौन, मैंने बताया आपको मेन कौन है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मेन इसका जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए है, वो डीएनए सोचता है कि भाई साहब कल को अगर ये किसी तरीके से अगर ख़त्म हो गया तो फिर इसकी जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगी, अमीबा देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि अमीबा हमको हमेशा ही देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो मिलेगा कैसे, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने ख़त्म होने से पहले अपनी संख्या को बहुत बढ़ा के जाते हैं ताकि अगले आने वाली जनरेशन को भी अमीबा के बारे में पढ़ने के लिए मिले, अमीबा को देखने को मिले, ठीक है। तो अमीबा है ना, तालाब के पानी में, इधर उधर पानी में अमीबा रहते ही है ना। तो ये अमीबा जो है ये खत्म होने से पहले अपनी 2 कॉपी बनाएगा, फोटोकॉपी करेगा। तो ये अमीबा क्या करता है, ये फोटोकॉपी करता है। फोटोकॉपी करने के लिए क्या जरूरी है, फोटोकॉपी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है, अब आप ध्यान से समझना, सबसे पहले जरूरी है कि भाई ये सोचता है कि देखो बॉडी तो ये बन जाएगी, है ना, ये बॉडी तो तैयार हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसके पास दिमाग तो होना चाहिए, यानी कि मेन सेल को कंट्रोल करने वाला, मेन सेल का दिमाग यानी कि हीरो 1 नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम या डीएनए तो होना ही चाहिए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसका होना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले जब हम 1 से 2 बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, देखो 1 से 2 बनने की तैयारी हो रही है, तैयारी में क्या करेंगे, पहले ये कि 1 वाले को डुप्लीकेट बनाएंगे, 1 वाले का। तो इन्होंने 1 वाले का क्या किया, डुप्लीकेट बनाया। ये 1 वाला है ना, इसका इस 1 का सेम टू सेम 1 इन्होंने बना लिया। कैसे बनता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दो, बस ये समझ लो कि 1 का 1 इन्होंने बना दिया। तो ये तो हो गए 2, ठीक है। अब देखो 2 नंबर वाला जो है उसको भी 2 बनाया जाएगा कि भाई 2 नंबर वाला जो है उसके भी देखो 2 एक 2 तो था ही, दूसरा 2 और बना दिया गया, फिर एक 3 तो था ही, दूसरा 3 और बनाया जाएगा। हर सामान को का फोटोकॉपी किया जाएगा, सबसे पहले हर एक चीज को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। और ये इन सब को भी डिवाइड करने का, पहले इसने अपने आप को डिवाइड किया, उसके बाद 2 को डिवाइड किया, इसके बाद 3 को डिवाइड किया, इसके बाद इन्होंने 4 का डुप्लीकेट बनाया, और ऐसे ऐसे करते करते ना सेल के अंदर की सारी चीजें सब कुछ इन्होंने डबल 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 कर लिया, ठीक है। जब सारी चीजें डबल हो ही गई हैं तो अब वो घड़ी आ गई, कौन सी घड़ी आ गई, अब आ गई डिवाइड करने की घड़ी, ठीक है। अब ये जो अमीबा है ना, अब ये अमीबा क्या करेगा कि अब ये अमीबा डिवाइड होगा, ठीक है। और इसने ये 2 अमीबा बना लिए और काफ़ी खुश है कि चलो भाई अपने आँख के सामने देख रहा है कि अब मैं ख़त्म, लेकिन मैं 1 से 2 तो हो गया, ठीक है। अब अगर ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो 1 तो कम से कम रहेगा। और ये भी क्यों, ऐसा क्यों होगा ख़त्म, हम पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव क्यों सोचे, हम ऐसा ही ये काम जो अभी कर रहे हैं, ये फोटोकॉपी हम करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये 2 बने हैं ना, तो इसमें से ये हुआ कि भाई इसमें से 1 को इसमें डाल दो, इस 1 को इसमें डाल दो, ठीक है। उसके बाद 2, ठीक है, एक 2 को इसमें डालो, फिर एक 2 को इसमें डाल दो, एक 3 को इसमें डालो, एक 3 को इसमें डालो, एक 4 इसमें आ जाओ, एक 4 इसमें आ जाओ। ये केवल मैंने 4 तक लिया है, हालांकि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल को सर्वाइव करने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से पूरा हर एक चीज़ मटेरियल डिवाइड हो गया और एक मदर सेल, ये कौन है भाई, ये इसका नाम है मदर सेल, ठीक है। ये अमीबा मदर सेल है, मदर सेल। और ये 2 अमोइबा, ठीक है, 2 अमोइबा ये क्या बन गए, डॉटर सेल, क्या बन गए हैं, डॉटर, अमोइबा डॉटर सेल। तो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनके तैयार हो गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर होगा कि इसको मदर सेल ही क्यों कह रहे हैं और इसको डॉटर सेल ही क्यों कह रहे हैं, दोनों को, एक को डॉटर सेल एक को सन सेल क्यों नहीं कह रहे हैं, दोनों को सन सेल क्यों नहीं कह रहे हैं, दोनों को ही हम डॉटर सेल कह रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 डॉटर सेल बनकर के तैयार हो गए। अब का सवाल यही था कि एक पेपर का 2 फोटोकॉपी हुआ, तो ये दोनों फोटोकॉपी क्या एग्जैक्टली मदर सेल्स के बराबर है, बिल्कुल उसके जैसी ही है,
कोई चेंजेस कहीं भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है ना, ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये सवाल इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं अभी हम, यही हमारा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे इनके। ठीक है, ये चीज तो हो गया हमारा। ये जो हुआ ना, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। अब बताओ इसको एसेक्सुअल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल एक ही पार्टनर की जरूरत होती है। क्या इसमें दो पार्टनर हैं क्या? मेल और फीमेल दोनों हैं क्या? नहीं, कोई एक ही है। ठीक है, अब यही है, चाहे इसको आप चाहे इसको मेल समझो अमीबा को, चाहे फीमेल समझो, और इसने डिवाइड कर दिया, इसको दो की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल। ठीक है, देखो सेक्सुअल जो होता है ना, उसमें सेक्सुअल में हमको दो की जरूरत होती है, यानी कि पार्टनर की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें एक मेल चाहिए। ठीक है, देखो इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए एक मेल, मैं लिख ही रही हूँ केवल। ठीक है, एक मेल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा फीमेल चाहिए। दो पार्टनर की जरूरत होगी। ठीक है, मेल के अंदर क्या होगा? मेल के अंदर बनेगा मेल गैमिट। क्या बनेगा? मेल गैमिट। क्या बनेगा बच्चों? मेल गैमिट। तो मेल के अंदर बनेगा मेल गैमिट और फीमेल के अंदर बनेगा फीमेल गैमिट। ठीक है, फीमेल के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट। ओके, तो मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट। ओके, मेल के पास क्रोमोसोम की संख्या जो होगी, अब कितनी होगी नहीं पता, लेकिन अभी ह्यूमन की अगर बात करें तो अगर इंसानों का एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो इनके हर एक सेल में तो होता है वैसे कितने 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46 क्रोमोसोम, यानी कि पेयर में अगर हम बात करें ना तो 23 पेयर की बात करेंगे, 23 पेयर। और फीमेल में भी क्या होता है? 46 क्रोमोसोम है, तभी ये इंसान है। इंसान अगर ये है, इंसानों के सारे कैरेक्टर्स अगर इनके पास हैं तो इसका मतलब कि इनमें 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम है। ओके, इन्होंने बनाया मेल गैमेट और इन्होंने क्या बनाया? फीमेल गैमेट। ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने हैं, है ना, इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम आधा हो जाता है, आधा। ठीक है, तो वहां पर क्रोमोसोम कितने हैं बच्चों? 23। ये देखिए, ये सब गॉड की टेक्नोलॉजी है ना, इसमें मतलब हम तो उतना ऊपर तक सोच ही नहीं सकते, ये सब गॉड की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे ना, तो यहाँ पर इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे। इस मेल गैमेट के पास 23 क्रोमोसोम, इस फीमेल के पास भी क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। ओके, अब देखो, अब होता क्या है कि अभी जबकि डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, अब होता क्या है कि इस फीमेल की बॉडी में, है ना, इस फीमेल की बॉडी में जो ये फीमेल गैमेट है, मान लो कि ये फीमेल गैमेट है जिसके पास 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी क्रोमोसोम ही है जो कि इसके पास था, ये है ना, किंग, राजा। ठीक है, ब्रेन, दिमाग, जो कुछ भी आप कहिए, सब जो है वो कौन है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही डीएनए, डीएनए ही क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम बोल रही हूँ मतलब डीएनए बोल रही हूँ, डीएनए बोल रही हूँ मतलब क्रोमोसोम बोल रही हूँ, आप समझ के रखिएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इनके ये फीमेल जो गैमेट है ना, इसके पास 23 क्रोमोसोम है पहले से ही, मतलब ये डिवाइड हुआ ना, इस फीमेल के अंदर बना है, गैमेट बना है, तो इसके पास 23 क्रोमोसोम है। अब ये मेल वाला क्या करेगा? ये फीमेल की बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा और जाकर के इनसे मुलाकात करेगा। किससे? फीमेल गैमेट से। ठीक है, तो ये मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट के साथ मुलाकात करेगा और फीमेल गैमेट से जाके बोलेगा कि मेरे पास भी 23 क्रोमोसोम है, मेरे पास भी क्या है? 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो चलो दोनों अपने अपने क्रोमोसोम को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इनके पास भी 23 क्रोमोसोम, इन दोनों क्रोमोसोम का क्या कर देंगे हम? एडिशन, है ना, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो, और ये देखो चल के ये नहीं आया है, इसके पास फीमेल गैमेट तो अपनी जगह पे है, मेल गैमेट चल के आया है फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, फीमेल की बॉडी में पहुंचेगा और फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, और इसने यहाँ पर अपने क्रोमोसोम को भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर टोटल जो क्रोमोसोम हो गए वो कितने हो गए? मैं कुछ ऐसा कलर मेरे पास है नहीं, देखो ब्लैक भी नहीं है मार्कर, 3 और 3 कितने हो गए? ये 6 हो गया, और 2 और 2 कितने हो गए बच्चों? 4। ठीक है, तो इसके पास अब इसके पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, और ये जो है ना, ये एक सेल है, केवल एक सेल। जो फीमेल गैमेट होता है ना, ये केवल एक सेल है, एक सेल और एक सेल, दोनों सेल मिल गए, मिक्स हो गए, फ्यूज हो गए, तो भी ये क्या बना हमारा? 1 सेल। क्या बना? 1 सेल। हमारी लाइफ 1 सेल से स्टार्ट होती है।
अब इस एक सेल में बना है क्या, 46 क्रोमोसोम आ गया। इसमें भी मेल में भी 46 था, फीमेल में भी 46 था, इनके बच्चों में भी 46 क्रोमोसोम बच्चे में भी है। इसका मतलब ये कि 46 क्रोमोसोम से अगर ये इंसान थे, 46 क्रोमोसोम से अगर ये इंसान थे, तो 46 क्रोमोसोम से ये भी क्या होगा, ये भी एक इंसान ही होगा, ये भी क्या होगा, ह्यूमन ही होगा। ठीक है, लेकिन बात अब यहाँ पर भी ये आती है कि क्या जो ये इंसान बना है ना, अब ये बड़ा होकर के बेबी बॉय या बेबी गर्ल बनेगा। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इसमें, और मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया भी है आपको। अब ये बेबी बॉय या बेबी गर्ल बनेगा। ओके, अब बात यहाँ पर ये है, मुद्दा ये है कि ये जो बना 46 क्रोमोसोम वाला ये एक इंसान बनेगा, क्या ये इंसान इस 46 क्रोमोसोम वाले के का बिल्कुल फोटोकॉपी होगा, या ये इंसान इस फीमेल के 46 क्रोमोसोम वाले के बिल्कुल फोटोकॉपी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तो बात यही थी कि भाई ये दो बने हैं, ये दोनों क्या इस एक सिंगल पेरेंट के बिल्कुल फोटोकॉपी हैं। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि बना है यहाँ पर सिंगल प्रोजेनी बनी है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा है वो सिंगल है, सिंगल प्रोजेनी बनी है। यहाँ पर प्रोजेनी दो, ठीक है, बने क्या, प्रोजेनी दो बने, मतलब चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग, बच्चे दो बने और पेरेंट एक थे। यहाँ पर पेरेंट दो है और बच्चा एक है। तो ये जो बच्चा बना, क्या वो बिल्कुल इस 46 क्रोमोसोम वाले जैसा होगा, या बिल्कुल इस 46 क्रोमोसोम वाले जैसा होगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देना है, यही तो पूछ रहा है आपसे, आपका टॉपिक ही यही है। डू ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, है ना। ऑर्गेनिज्म जो ये बने हैं वो क्या अपने पेरेंट्स के बिल्कुल फोटोकॉपी हैं, ये जो बनेंगे क्या अपने पेरेंट्स के बिल्कुल फोटोकॉपी बनेंगे, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम करके, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रही हूं कि ये बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होंगे। कैसे होंगे, नहीं होंगे, नो। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है, सोडियम बना दिया मैंने, कि ये बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, अब क्यों नहीं, ये पूरा मैं हटाऊंगी और क्यों का जवाब दूंगी। क्यों नहीं, देखो, जब यहाँ पर इससे एक बनना था तो सबसे पहले किसका डिवीजन हुआ बच्चों, याद करो, सबसे पहले किसका डिवीजन हुआ, दिमाग, है ना, ब्रेन, डीएनए का डिवीजन हुआ। ठीक है, तो डीएनए 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 वाला जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ओके, तो ये डिवाइड हुआ, मतलब ये और ये जो डिवाइड होकर के 1 बना है, क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो ये डीएनए डिवाइड होकर के एक जैसा जो डिवाइड होकर के 2 बने हैं, 1 2, जो 1 इसकी जो ये फोटोकॉपी हुआ है 2 बना है, अगर देखो ये सब बनाया इसने है। ठीक है, तो मेन तो हमारा ये है। ठीक है, इंसान का दिमाग, सब कुछ यही है, सब यही है, डीएनए ही सब कुछ है। ठीक है, तो इसने इसको बना लिया, अपने जैसा इसने बनाया। जब ये इसको अपने जैसा बना रहा था तो क्या कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी, क्या कोई एरर नहीं हो गया होगा। एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक। क्या कहीं भी अभी हम पढ़ेंगे ना इसमें, जब हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जस्ट अभी बताने वाली हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि डीएनए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अपनी फोटोकॉपी बिल्कुल वैसा बनाने में क्या इससे इतनी सी भी चूक नहीं होगी, क्या मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बताओ क्यों, क्योंकि जब इससे ये बन रहा है तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन को हम बोलेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं बायो, लेकिन रिएक्शन हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन है। जब बायोकेमिकल रिएक्शन है तो क्या इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती है, हो सकती है। हम यही पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि मिस्टेक हो सकती है। और इस 1 में, ये वाला जो 1 है, और इस 1 में अगर हल्का सा भी मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो अब अगर हल्का सा भी मिस्टेक हो गया ना, तो ये फिर इसने क्या किया कि इनको, है ना, इन सबको बनाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, हल्का सा मिस्टेक हो जाने की वजह से जो ये 2 बने हैं इनमें अगर जरा सी डीएनए में मिस्टेक हो गई तो उससे क्या होगा, एक से ये जो 2 बने थे इसमें भी हल्का सा अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये इनके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेंगे। ठीक है, देखने में आपको बिल्कुल लगेगा कि नहीं दोनों सेम है, नहीं आप गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ
कुछ नहीं है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि अंतर इतना छोटा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, डिफरेंस जो है वो इतना छोटा है कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर डिफरेंस को देखना है तो कई पीढ़ी का देखो, कई पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी में थोड़ा सा और डिफरेंस होगा, तीसरी में और डिफरेंस होगा, चौथी पीढ़ी में और डिफरेंस होगा, डिफरेंस है ना, डिफरेंस इकट्ठे होते जाएंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। अब आप पहली वाली पीढ़ी और अभी वाली में देखोगे तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा, विजिबल होगा, दिखाई देगा। अभी यहाँ पर डिफरेंस हुआ, लेकिन वो डिफरेंस इतना बड़ा नहीं था कि आपको दिखाई दे, है ना। लेकिन अगर हम बात इनकी करें, सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल में आपको डिफरेंस साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो चाइल्ड बना है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। अब देखो यहाँ पर दो जगह से डीएनए आ रहे हैं, ये जो मास्टरमाइंड है ना, यहाँ पे मास्टरमाइंड डीएनए, ये दो जगह से आ रहे हैं। मदर वाले फादर से भी आ रहे हैं 23 क्रोमोसोम यानी कि डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए कह रहे हैं कि हाँ इसके अंदर, इस बॉय के अंदर या गर्ल है मान लो, तो इसके अंदर ना ये हम अपने कैरेक्टर को देंगे। ये कहते हैं यहाँ से भी तो 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे कैसे, जब 23 क्रोमोसोम हम भी तो हैं, है ना, तो हम अपने कैरेक्टर्स को देंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स का क्या हो गया, झगड़े में हौच पौच हो गया, मिक्सअप हो गया, कैरेक्टर्स मिक्सअप हो गया। तो फिर दोनों के बीच में समझौता होता है कि चलो कोई नहीं, है ना, आधे कैरेक्टर्स आपके रहेंगे, आधे कैरेक्टर्स मेरे रहेंगे। और जब दोनों कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं ना, तो दोनों बिल्कुल आधे आधे जैसे भी नहीं रह जाते हैं, एक नया कैरेक्टर बन जाता है। तो ये बच्चा जो होगा वो ना तो बिल्कुल अपने पापा जैसा होगा, ना तो बिल्कुल अपने मम्मी जैसा होगा। हाँ, कुछ अपने पापा जैसा होगा, कुछ अपनी मम्मी जैसा होगा, लेकिन ये एक डिफरेंट इंडिविजुअल होगा, ठीक है, एक डिफरेंट प्रोजेनी होगा। ये इसका एक अपना फेस होगा, जो कि न तो मम्मी से मिल रहा है ना तो पापा से, हाँ ना। कुछ कैरेक्टर मिलेंगे, जैसे नाक मम्मी से मिल रहा है तो जो है हम कहेंगे कि इसका फेस जो है इसके पापा से मिल रहा है, तो इसकी आंखें इसकी मम्मी से मिल रही है, लेकिन पापा जैसे इसके कर्ली बाल है, ये सब हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक अलग दिखाई देगा। तो क्या ये बच्चा इन दोनों में से किसी का भी फोटोकॉपी हुआ? नहीं हुआ। कारण क्या? कारण यही है डीएनए, है ना, क्योंकि यहाँ पर डीएनए में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हौच-पौच हो गया, है ना। डीएनए मिक्स हो गया, तो डीएनए के अंदर ही ब्लूप्रिंट होता है, डीएनए के अंदर कैरेक्टर्स होता है। अभी अब हम केवल डीएनए पर ही आ रहे हैं, ओके। इतना आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ये 2 कॉपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके लिए आते हैं हम डीएनए पर। तो यहाँ पर मैं देखो छोड़ रही हूँ इसको, ठीक है। अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ इसको साफ करूंगी। मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता कैसे है, और डीएनए क्या है, कौन है ये डीएनए, है ना, जो कि कैरेक्टर हमको दे रहा है, ठीक है। ये कैसा होगा बच्चा, एवरीथिंग, सब कुछ किसके पास है? डीएनए के पास है ना। इस बच्चे की आंखें कैसी होंगी, इसकी आवाज कैसी होगी, इस बच्चे का कान कैसा होगा, बाल कैसा होगा, कलर कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, नाक कैसी होगी, एवरीथिंग, सब कुछ कौन तय करेगा? इसका डीएनए तय करेगा, ठीक है। कौन तय करेगा? डीएनए। तो भाई डीएनए तो है, डीएनए में कुछ विशेष बात। अब कौन है ये डीएनए, क्या है ये डीएनए? चलिए अब हम जानते हैं डीएनए, और ये डीएनए अपनी एक फोटोकॉपी बनाते टाइम कैसे मिस्टेक कर सकता है ना, ऐसा कैसे हो गया कि मिस्टेक हो गया। इन दोनों बातों के बारे में अब हम जा रहे हैं स्टडी करने। तो मैं इसको हटा दूं। अब हम बात करते हैं किसकी? डीएनए। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और कौन है ये डीएनए? भाई बहुत हमने सुन लिया डीएनए के बारे में, अब टाइम आ गया है कि हम डीएनए के बारे में जानकारी रखें। देखिए डीएनए जो होता है ना, वो उसको अगर मैं बनाऊं तो हम सब की का शरीर, हम सब की जो बॉडी होती है ना बच्चों, वो सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल। अमीबा भी क्या था? अमीबा भी एक सेल था, है ना। और हम सभी क्या है? सेल। आपसे कोई पूछे ये क्या मटेरियल है ना, ये मटेरियल क्या है, ये कौन सा मटेरियल है, तो ये मटेरियल क्या है? सेल है, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं एक सेल लेती हूँ तो एक सेल के अंदर क्या पाया जाता है? इस सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। राजा साहब को ऐसे थोड़ी बैठा सकते हैं, है ना। तो सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर राजा साहब विराजमान होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे ये डीएनए, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। अब ये डीएनए जो है ये कहाँ है? ये न्यूक्लियस के अंदर है। ये क्या बना दिया आपने, है ना, ये तो नूडल्स जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, नूडल जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन
एक्चुअल में अभी जो डीएनए है ना वो जिसके अंदर है उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड, और ये अभी डीएनए के क्रोमेटिन थ्रेड के आराम करने का टाइम है, ठीक है। तो वो रेस्टिंग फेज में है, इसलिए इस तरीके से उलझे हुए पूरा ऐसा लगेगा कि नूडल्स आपस में बहुत सारे धागे उलझ गए हैं, कुछ इस रूप में ये अभी दिखाई आपको दे रहे हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। तो अभी ये क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में है, ठीक है। लेकिन जब ये सेल 1 से 2 बनाने के लिए जब रेडी होगा तो राजा साहब भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है भाई। 1 से 2 सेल बनने जा रहे हैं तो राजा साहब भी रेडी होने लगते हैं। और ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, जो सारे उलझे हुए एक के ऊपर एक पैरा करके सोए हुए थे, तो ये सब कहते हैं भाई सारे के सारे अलग अलग हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं सोना है ना। तो सारे के सारे जो है अब अपने पोजीशन में आ जाते हैं। जब ये अपने पोजीशन में आ जाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखने लगते हैं? कुछ ऐसे, ठीक है। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है साफ साफ, ओके। जब ये साफ साफ दिखने लगेंगे तो अब इनका नाम हम चेंज कर देंगे। अब इनको हम बोलेंगे कि तुम्हारा नाम, भाई राजा साहब आपका नाम अब क्या है? तो ये कहते हैं कि अब हम क्रोमेटिन थ्रेड नहीं है, अब कौन है हम? अब हम है क्रोमोजोम। हम क्या है? क्रोमोजोम है। और अगर इंसानों की बात करेंगे तो हम कितने जोड़े हैं? यहाँ पर एक जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, हम 23 जोड़े हैं, 23 पेयर है जोड़े के। और अगर हमको एक एक काउंट करोगे तो हम टोटल 46 हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने बता दिया। हमने कहा अच्छा ठीक है ना। अब क्रोमोजोम के अंदर मन हुआ कि क्रोमोजोम के अंदर जरा झांक के देखूं तो सही कि क्रोमोजोम के अंदर कौन है। जब क्रोमोजोम के अंदर झांक करके देखा ना तो होश उड़ गए। इसके अंदर जो है ऐसे, इसके अंदर ना हमको बहुत कुछ दिखाई दिया। क्रोमोजोम के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको कहाँ दिखाई दिया? क्रोमोजोम के अंदर दिखाई दिया। हमने कहा अरे भाई साहब ये क्या है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है? तो पता पड़ा कि अरे यही तो है कौन? राजा, है ना। राजा कौन है? डीएनए यही तो है। तो यार डीएनए कहाँ है? क्रोमोजोम के अंदर। और जब क्रोमोजोम सोएगा आराम से तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन थ्रेड कहलाएगा। तो देखो क्रोमेटिन थ्रेड ही क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम ही डीएनए है, ठीक है। अब हम आते हैं डीएनए पर। देखो डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने यहाँ से इनको खींच के थोड़ा सा बड़ा किया। हमने कहा अपना रूप दिखाओ आप, तो इन्होंने कहा मेरा रूप देखना है मेरा, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने एक सेल के क्रोमोजोम जो थे उसमें जितने क्रोमोजोम 46 क्रोमोजोम, उसके डीएनए सारे बाहर आए और अपना रूप उन्होंने दिखाया। कहा कि ठीक है तथास्तु ये इच्छा आपकी पूरी होगी, है ना। तो उन्होंने अपना क्या किया? रूप दिखाया। 1 मिनट बच्चों मैं कैमरा चेक कर लूँ। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना रूप दिखाया, ठीक है। जब इनका हमने रूप देखा ना तो कुछ रूपरेखा ऐसी थी। कैसी थी? ये देखिए, ये ना कुछ ऐसे 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 बड़े ऐसे थे ये, ठीक है। हम तो देख के दंग रह गए भाई, डर गए कि ओहो, है ना। देखो कुछ है ना ऐसी 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 इस तरीके का स्ट्रक्चर था इनका। डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड थे इसमें, ठीक है। जैसे एक पहला वाला हो गया रेड वाला स्ट्रैंड और दूसरा हो गया ब्लू वाला स्ट्रैंड। तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर थे। फिर हमने देखा कि ये इसमें सीढ़ी क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूरे में हमको सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ऐसा दिखा कि एक सीढ़ी यहाँ है, दूसरी सीढ़ी यहाँ है, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है? इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। कैसी हमको दिखाई दी सीढ़ियाँ? कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमको यहाँ पर दिखा कि कुछ ऐसी सीढ़ी है। एक जगह 2 सीढ़ी दिख रही है, एक जगह 3 दिख रही है, एक जगह 2 दिख रही है, एक जगह 3 दिख रही है ना। फिर 2 दिख रही है, फिर 3 दिख रही है, फिर मान लो कि 3 वापस दिख गई हमको, ठीक है। फिर कहीं 2 दिख गई, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दिख गई, फिर यहाँ पर 3 सीढ़ी दिख रही है, फिर 2 दिख रही है, फिर 3 दिख रही है, फिर 2 दिख रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ना हमको बहुत सारी सीढ़ियाँ इसमें दिखाई दी। और जब हमने थोड़ा सा और जूम किया कि भाई बात क्या है, ये सीढ़ियाँ कैसे, है ना। तो हमने क्या देखा कि एक सीढ़ी को 2 लोग पकड़ रखे हैं। एक लोग कोई यहाँ है और एक कोई यहाँ है और उन्होंने सीढ़ी को पकड़ रखा है, ठीक है। तो हमने ना उस पकड़ने वाले को जब ध्यान से देखा तो वो दिखा कि कौन है पकड़ने वाले। तो जो 2 सीढ़ी पकड़े हैं ना, तो उसमें एक साइड में तो A था और दूसरे साइड में T था। और जहाँ 3 सीढ़ी थी वहाँ एक साइड में G है और दूसरे साइड में C है। फिर 2 सीढ़ी में फिर वही A है,
टी है। 3 वाले में फिर वही जी और सी, सी को मैं जी को यहाँ लिख सकती हूँ, सी को यहाँ लिख सकती हूँ तो भी चलेगा। फिर 2 वाले में ए टी है ना, मैं इसको टी ए भी लिख दूंगी तो भी चलेगा, ठीक है। 3 वाले में फिर वही जी सी है, फिर 3 वाले में फिर यहाँ पर जी सी, फिर 2 वाले में फिर वही ए टी, ठीक है। फिर 2 वाले में टी ए कर दो, फिर इनको कर दो, यहाँ कर दो सी और यहाँ कर दो जी, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ए और टी, फिर यहाँ पर जी और सी, फिर यहाँ पर ए और टी, फिर यहाँ पर जी और सी, फिर यहाँ पर ए और टी, है ना, फिर जी और सी। ओहो हमारा तो दिमाग चकरा गया, है ना। तो पूरी सीढ़ियाँ थी इसमें और इस तरीके से इसमें सीढ़ियों, एक सीढ़ी को 2 लोग पकड़े हुए थे। ये था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था डीएनए, है ना। अब हमने डीएनए से पूछा कि अपने बारे में बताओ, तो सबसे पहले इन्होंने हिला देने वाली बात बताई। इन्होंने कहा कि तुम एक इंसान हो ना, तुमको पता है कि तुम्हारे अंदर कितने डीएनए हैं। हमने कहा कि कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। तो इन्होंने कहा कि अंदाज़ा लगाओ कि अगर मैं सारे डीएनए, हम सारे डीएनए अगर तुम्हारे शरीर से बाहर आ गए और हमने अपना अगर विकराल रूप दिखा दिया तो हम कितने बड़े होंगे। हमने कहा कि कितने बड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाई हम जितने हैं, मान लो हमारे इतने बड़े हो जाएंगे आप लोग, है ना। क्योंकि यहाँ तो आप लोग आंख से दिखाई भी नहीं देते हो, एक सेल भी दिखाई नहीं देता है, ये एक सेल भी दिखाई नहीं देता है। ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है ना, मेरी नाक दिखाई दे रही है ना, तो इसमें बहुत सारे सेल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं, एक सेल तो आप देख ही नहीं सकते। तो यानी कि आप तो बहुत छोटे हुए। तो भाई आपको अगर बड़े कर सारे को जोड़ दें और आप अपने विकराल रूप में भी आ जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम जितने बड़े हैं उतने बड़े भी आप होगे। तो इन्होंने कहा, ऐसे हंसे मूर्ख इंसान, है ना, मूर्ख इंसान, तुमको क्या पता। इन्होंने फिर अपना बताया कि जब हम सारे बड़े हो जाएंगे, विकराल रूप में हो जाएंगे और हम सब एक के ऊपर एक ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और हमने जब अपना विकराल रूप ले लिया तो हमारी लंबाई इतनी हो जाएगी कि अर्थ से, धरती से और सन तक आप 300 बार हमको ले जा सकते हो और 300 बार वापस अर्थ पे ला सकते हो। मतलब कि कितने राउंड, 600 राउंड लगभग। ओहो, ऐसे से सुन के ऐसे चक्कर आने लगा। फिर हमने कहा कि भाई जब आप इतने बड़े हैं तो दिखाई न देने वाले सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं। तो कहते हैं कि बड़े बन के रहने में अच्छी बात नहीं है, तो हम बहुत छोटे बन करके रहते हैं। इसलिए हम अपने सारे डीएनए को बोलते हैं कि सब सिकुड़ जाओ, है ना, सब छोटे हो जाओ। तो हम सब छोटे बन करके और इतने छोटे अपने शरीर को इतना छोटा कर लेते हैं कि हम इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। ताज्जुब वाली बात हुई ना। तो इस तरीके का डीएनए ने बताया। अब इन डीएनए ने बताया कि हम इतने बड़े हैं अगर, है ना, अगर हमारी लंबाई इतनी बड़ी है तो इसका मतलब कि पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास ही है ना, पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि आप कैसे रहोगे, कैसे बनोगे, आपकी नाक कैसी बनानी है मुझे पता है, ठीक है, आँख कैसे बनानी है मुझे पता है, चेहरा कैसा होगा, गोल होगा या लंबा होगा मुझे पता है, ठीक है, मैं ही बनाऊंगा। कलर कैसा होगा, है ना, मैं ही बनाऊंगा। बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, मैं ही बनाऊंगा। आंखों का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा या ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, मैं ही बनाऊंगा, ठीक है। एवरीथिंग, सब कुछ जो बनाने वाले हैं वो यही है। आपकी आवाज़ कैसी होगी, मैं ही बनाऊंगा। सब कुछ आप बनाएंगे, सब कुछ आप बनेंगे। हमने कहा ये आप बनाते कैसे हैं, तो ये कहते हैं देखो हमारे काम करने का एक तरीका है। वो तरीका कुछ यूँ है कि हमारे पास ना, जैसे अगर मैं अपने अंदर की बात करूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ, उस बहुत बड़े में अगर मैं छोटे छोटे खंड करके आपको दिखाऊं, समझाने की कोशिश करूँ, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज करो कि ये एक बड़ा सा डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए के छोटे छोटे खंड करो। तो मैंने इतना वाला खंड किया, इतना मतलब खंड का मतलब एक छोटा सा सेगमेंट बनाया, टुकड़ा। फिर मैंने ये वाला टुकड़ा देखा, ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि देखो इस वाले टुकड़े को ले लो भाई, है ना, फिर हाँ थोड़ा नीचे से ले लो, अच्छा इस टुकड़े को ले लो, ठीक है, उसके बाद इसमें बिल्कुल सामने से ही ले लो, इस टुकड़े को ले लो। अब इस बीच वाले को छोड़ दो, थोड़ा इस वाले टुकड़े को ले लो, उसके बाद थोड़ा इस वाले टुकड़े को ले लो, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लो, यहाँ इस टुकड़े को ले लो। ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है ना मेरे, ये हर एक सेगमेंट बहुत ही काम का है, ठीक है। इस एक छोटे से सेगमेंट को नाम दे दो जीन। क्या नाम देंगे, जीन। तो ये क्या है, जीन है, जीन, ओके। तो एक मेरे पास बहुत सारे जीन है, बहुत सारे जीन है मेरे पास, वही चिराग वाला जीन, हा, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे जीन है और जब मैं अपने जीन को आदेश देता हूँ कि जाओ भाई जा करके, है ना, इसका नाक बनाओ, तो ये मेरा जीन नाक बनाएगा, ठीक है। तो ये वाले जीन जो है इसको मैंने काम
काम दिया था नोज बनाने का, ठीक है। तो कैसा नोज बनेगा वो इस जिन को मैंने बता दिया था। मैंने मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना कि ये कैसे जुड़ेंगे, एटी के बाद जीसी आ रहा है, जीसी के बाद एटी आ रहा है, ये कोडॉन है। क्या है? कोडॉन है ना, इसको बोला जाता है कोडॉन। तो मेरे अंदर कोडॉन है यानी कि इंफॉर्मेशन है। कोडॉन को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। मेरे पास क्या है? कोडॉन है, कोडॉन इंफॉर्मेशन है। तो इस जिन के अंदर मैंने यही वाला कोडॉन डाला है ना, ये वाला कोडॉन डाला है। इस कोडॉन से मेरा जिन एग्जैक्टली समझ जाएगा कि नाक बनानी कैसे है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको वही कोडॉन दिया है जिस कोडॉन से वो ऐसी ही नाक बनाएगा। पकौड़े जैसी नाक बनानी है तो मैंने उसको पकौड़े जैसे नाक का ही फॉर्मूला दिया है। जो वो उस फॉर्मूले को सॉल्व करेगा तो वो पकौड़े जैसी नाक ही बनने वाली है, ठीक है। मैंने इसको आँख, मैंने इस जिन को बोला कि तुमको आँख बनाना है, इसने बोला ठीक है ना। मैं EYEI है ना, आइज दो ले लेते हैं, आइज बनानी है। अब इसको मैंने वो फॉर्मूला ही दिया है, वही कोडॉन दिया है जिससे कि ये ब्लू कलर की आइज ही बनाएगा, ठीक है। नो डाउट जो आइज बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे? वो ब्लू कलर के ही बनेंगे। यानी कि हर एक जिन एक एक काम करता है और ये काम करने के लिए उसको पहले से ही फॉर्मूला दिया गया रहता है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर यही आना ही है, ठीक है। तो यही आंसर ही आएगा पक्का। बस इस तरीके से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो सोता रहता हूँ और मेरे जिन जो है वो काम करते हैं और इस तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आई? मतलब एक जो बच्चा भी था ना बना था, उस बच्चे के अंदर के क्रोमोसोम जो थे यानी कि DNA जो थे, उन DNA के पास क्या था? उन DNA के पास ये कोडॉन था, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन था, जिन था। और जिन ने ही उस बच्चे को ऐसा बनाया है। जैसे मेरा फेस बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसा नहीं है, कुछ मम्मी जैसा है, कुछ पापा जैसा है। तो ये कैरेक्टर मेरे पास मुझे किसने दिया? तो ये किसने दिया? मुझे जिन ने दिया, ठीक है। और उस जिन को वो फॉर्मूला दे दिया गया था स्टार्टिंग से ही कि तुमको यही ऐसा ही बनाना, ये आंसर यही आना चाहिए, तो भाई आंसर वही आएगा। अब बात समझ रहे हैं आप? तो ये हो गई काबिलियत हमारे जिन की। लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई है ना। एक क्वेश्चन तो और बनता है कि जिन, अब जिन से जरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिन आप ये बताओ कि आप कैसे करते हो ये। चलो कोडॉन तो आपके पास है लेकिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हो? फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है, उस फॉर्मूले में सॉल्व करके आपका आंसर कैसे आता है? आंसर एक बार बता दो ना कैसे आंसर आता है। तो फिर इन्होंने भी बताया, देखो विशेष, इन्होंने बोला कि देखिए ये है, ठीक है, मुझे फॉर्मूला मिल गया था। इन्होंने बोला कि फॉर्मूला तो मुझे मिल गया, उस फॉर्मूले से मैं क्या करता हूँ कि मैं एक RNA तैयार करता हूँ, RNA, ठीक है। और उस फॉर्मूले से मैंने RNA तैयार किया। ये जो RNA मैंने तैयार किया इसका नाम होगा mRNA, ठीक है। क्या तैयार हुआ? mRNA। और मैं कौन हूँ? मैं तो DNA का पार्ट हूँ, जिन तो हूँ बट हूँ क्या? DNA का ही पार्ट हूँ ना मैं। तो मैं मैंने अपने DNA से एक mRNA बनाया, ठीक है। mRNA जो होता है वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बनाया mRNA। पर एक मैं अब बता रहे हैं ये कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो आप सुनो। तो कहते हैं कि मैंने सबसे पहले mRNA बनाता हूँ। अब ये mRNA जो होता है इसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीज़ें। मैंने इस mRNA को बोला कि mRNA तेरे को बनाना है प्रोटीन। क्या बनाना है? प्रोटीन, है ना। चल प्रोटीन बना, ओके। और ये जो प्रोटीन बनेगा, मैंने mRNA वही सेट करके mRNA बनाया है कि जो प्रोटीन मैं चाहता हूँ। जैसे मैं मान लो कि प्रोटीन चाहता हूँ चिंग चोंग, है ना, कि ये प्रोटीन बनाओ, इसी प्रोटीन की वजह से नाक पकौड़े जैसी बनेगी, ठीक है। तो ये mRNA वही प्रोटीन बनाएगा ही, क्योंकि इसको अब मैंने फॉर्मूला दे दिया कि तू अब कुछ और बना ही नहीं सकता, तेरे को चिंगचोंग प्रोटीन ही बनाना है। तो अब ये चिंगचोंग प्रोटीन बनाना है इसको, mRNA को। mRNA कहता है कि भाई मैं अकेले तो प्रोटीन नहीं बना सकता, मुझे प्रोटीन बनाने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। DNA ने कहा किसकी चाहिए हेल्प? तो mRNA कहा mRNA। RNA का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। M का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो mRNA कहा कि मुझे ये प्रोटीन बनाने के लिए, चिंगचोंग प्रोटीन बनाने के लिए मुझे tRNA की हेल्प चाहिए। tRNA मतलब ट्रांसफर RNA। मुझे rRNA की हेल्प चाहिए, मतलब कि राइबोसोमल RNA। और
और मुझे साथ में राइबोसोम की हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? राइबोसोम की हेल्प चाहिए। अगर ये मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं सामान, तो मैं ये चिंगचोंग प्रोटीन फट से बना दूंगा। तो ये सारा सामान इसको अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है, ये सारा सामान अवेलेबल कराया जाता है। वो कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की है भाई, सब कुछ काम यही करेंगे, है ना। ये सामान इनको अवेलेबल कराएंगे। ये सामान अवेलेबल हो गया, अब इन्होंने क्या किया, फटाक से ये प्रोटीन बना दिया, ठीक है। जब ये प्रोटीन बना तो ये प्रोटीन एक एंजाइम की भांति काम करेगा। किसके भांति? एंजाइम की भांति काम करेगा, और वही एंजाइम है चिंगचोंग, ठीक है। तो प्रोटीन जो था वो एक एंजाइम की भांति काम करेगा, और वो एंजाइम कौन सा बना है? चिंगचोंग। बनना ही था चिंगचोंग एंजाइम को, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ही यही दिया गया है कि आंसर में चिंगचोंग ही सॉल्व होगा। और इस चिंगचोंग की वजह से, है ना, नाक कैसी होगी? नाक, तो नाक पकौड़े जैसी ही होनी ही है। अब इसको कोई बदल ही नहीं सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं बदल सकता। अब बाद में भाई आप इसको अगर सर्जरी करवा करके, प्लास्टिक सर्जरी करवा के बदलना चाहे तो बदल दे, अदरवाइज ऐसा ही होने वाला है। तो फॉर्मूले में ये काम ऐसे ही करते हैं कि जिन जो है इस पार्ट का जिन एक अपने फॉर्मूले के हिसाब से एक एमआरएनए तैयार करता है, उसको भी फॉर्मूला देता है। ये एमआरएनए जो है उस फॉर्मूले में इनको ले करके उस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करके एक प्रोटीन बनाता है। ये जो प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन एक एंजाइम की भांति काम करेगा, और ये एंजाइम जो है इसका हमने नाम रख दिया चिंगचोंग। तो ये एंजाइम पकौड़े जैसी नाक ही बनाएगा। अगर बार बार प्रोटीन चेंज होगा, ठीक है, अब ये जो है ये अपने हिसाब से ये वाला डीएनए जो होगा वो उसको अलग फॉर्मूला दिया गया है, तो ये अलग टाइप का कान कैसा बनाना है वो देख लेगा, ठीक है। इसको हमने अलग दिया है, इस वाले को फॉर्मूला, सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। इस वजह से एक इंसान का नाक अलग है, मतलब नाक का स्ट्रक्चर नाक बना रहा है, नाक वाला नाक बना रहा है, कान वाला कान बना रहा है, ठीक है, हेयर वाला हेयर बना रहा है। ये बात आपको समझ में आई? इस तरीके से एक इंसान के अंदर जितना भी उसके पास कैरेक्टर्स होते हैं, आईज, नोज, चिक्स, ठीक है, ये गाल ऐसे दबे हुए रहेंगे, ऐसे रहेंगे, या ऐसे फूले हुए रहेंगे, या ऐसे रहेंगे, है ना, फूले फूले से ऐसे होंगे, कैसे होंगे, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। और डीएनए काम करवाने के लिए क्या रखे हैं? छोटे छोटे सेगमेंट्स रखे हैं, जिनको जिन कहते हैं। और जिन किस तरीके से काम करवाता है वो आप समझ गए, ठीक है। अब ये हमने पूरी डीएनए की कहानी समझ ली कि इनके पास क्या होता है? कोडॉन होता है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रही थी, कुछ तो बताने जा रही थी, हाँ। अब देखो क्रोमेटिन थ्रेड ही क्रोमोजोम ही डीएनए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ही क्रोमोजोम है और ये ही डीएनए है, और डीएनए ही कौन है? डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए के अंदर है जीन। तो डीएनए ही जीन, और हर एक कैरेक्टर हमारे शरीर में जो भी है, एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो भी है, उस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार कौन है? उस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन। कौन जिम्मेदार है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, TEIN, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसको हम कहेंगे एंजाइम कहेंगे, बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जिसको हम कहेंगे एंजाइम कहेंगे। और ये एंजाइम बना और यही एंजाइम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ये प्रोटीन बनवाएगा कौन, है ना, ये एंजाइम बनवाएगा कौन? तो ये काम दिया गया है कि इसको जीन को दिया गया है। तो आप उसी को क्रोमेटिन थ्रेड कहिए, उसी को क्रोमोसोम कहिए, उसी का दूसरा नाम डीएनए है, उसी का दूसरा नाम जीन है, और वही सब कुछ है, ठीक है। वही सब बनाते हैं, सब कुछ, है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बिल्ली, ये बिल्ली ऐसी है, उसके बिल्ली के बच्चे बिल्कुल बिल्ली जैसे होते हैं, बिल्कुल बिल्ली जैसे नहीं होते हैं, चेंजेस होता है। लेकिन जैसे कि उनके आँख यही रहेंगे, कान ऐसे ही रहेंगे। हम इंसानों में सबके ऐसे ही होते हैं ना, कि सबके जो है दोनों आँखें यहीं पर है, नाक यहीं पर है, 2 हाथ है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी में मिस्टेक हो गया, 4 हाथ हो गया, नहीं होगा, होने नहीं देंगे ये, क्योंकि इनके पास जो जिन है ना, उसका फॉर्मूला ऐसा है कि आंसर वही आएगा। आंसर यही आएगा कि 2 आंख बनानी है, वो भी सामने। आंसर यही आएगा कि नाक बनाना है, वो भी बीच में, है ना। आंसर यही आएगा कि जो माउथ बनाने हैं ये यही बनाना है। ऐसा कभी भी मिस्टेक नहीं होगा कि ये माउथ यहाँ हो जाएगा और ये नोज जो है वो यहाँ हो जाएगा, इधर का उधर हो जाए, उधर का उधर हो जाए, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इनका डीएनए, इनका फॉर्मूला, इनका काम एकदम डन है, ठीक है, फिक्स है। तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर एरर कैसे। एक बात और देखो, एक चीज़ और है ना, यहाँ पर डीएनए से जो एमआरएनए बना है ना, इस प्रोसेस का नाम है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना, ओके।
अब ये इतनी कहानी तो हो गई, लेकिन जो हमारा मेन क्वेश्चन था, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, वो तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अब देखो सॉल्व होगा, तब होगा ये कि ये जो डीएनए है, जब यहाँ पर इनको 2 सेल यहाँ पर जब बना, ठीक है, तो ये डीएनए ने क्या किया कि अपने आप को डबल किया। जब ये अपने आप को डबल करते हैं तो ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े, ठीक है। अब देखो इतने बड़ा सा डीएनए ये है, ठीक है, इतना बड़ा सा ये डीएनए है। अब अपने का ये दूसरा डीएनए बनाने जा रहे हैं, अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाने जा रहे हैं, ताकि क्या हो, ताकि एक में ये वाला डीएनए चले जाएंगे और दूसरे में ये डीएनए चले जाएंगे। अब इतना सारा कोडॉन है ना, GTC देख रहे हो ना, ये है ना, इसका नाम देखो क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, ये 4 है। कोडॉन क्या है इसमें, 4, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना, ये 4 को लेकर के और ये बना रहे हैं। अब कहाँ कौन सा बनेगा, मान लो कि इसमें यहाँ पर इन्होंने सेट किया कि यहाँ पर भाई हम A डबल बॉन्ड T करेंगे, यहाँ पर हम G ट्रिपल बॉन्ड C करेंगे, फिर हम यहाँ पर AT करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ हम GC करेंगे, फिर हम यहाँ AT करेंगे। अब एक एक बना के बस दिखा दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं ये। अब इतना बड़ा ये है, उतने बड़े में जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा था, तो यहाँ पर तो AT हो गया, चलो, है ना, यहाँ पर GC भी हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर ना ये मिस्टेक कर गए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर AT के जगह पर इन्होंने CG कर दिया बाय मिस्टेक, ठीक है, हो सकता है मिस्टेक। और यहाँ पर जो GC है ना, GC, ठीक है, उसकी जगह पर इन्होंने क्या कर दिया, TA कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर AT था, चलो AT को इन्होंने वापस AT ही कर लिया। तो कहीं थोड़ी बहुत बायोकेमिकल, हम कोई भी काम करता है तो उसमें छोटी मोटी मिस्टेक तो हो ही जाती है ना, छोटी और मोटी मिस्टेक तो हो ही जाती है। अब यहाँ पर इतना बड़ा डीएनए की लंबाई मैंने आपको बताया ना, अब इतने बड़े डीएनए में और एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनेगा, पूरा टूटेगा, सारा सामान बिखर जाएगा, ठीक है, सब टूटेगा, बिखरेगा, ठीक है। ये दोनों जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है ना एक साथ, ये अलग अलग होंगे, तो बनाने के लिए इनको पूरा अपने आप को तोड़ना पड़ता है। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, तो ये जो है ना पूरा अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, वापस लाला के यहाँ पर जोड़ा जाता है, एक तरफ से जोड़ा जाता है, एक तरफ से तोड़ा जाता है, और इस तरीके से जाके 2 बनते हैं। तो 1 से 2 बनना कोई मामूली बात नहीं है, ये भी एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इतना ये केमिकल रिएक्शन हो रहा था 1 से 2 बनने में, तो उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई। जब छोटी सी मिस्टेक हुई है ना, तो उससे क्या हो गया, इतनी छोटी सी मिस्टेक से क्या होगा, इतनी छोटी सी मिस्टेक से क्या होगा कि इस जिन के अंदर का क्या होगा, फॉर्मूला, इस जिन के अंदर का, मान लो कि इस जिन के अंदर ही मिस्टेक हुई है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला है इनको, उस फॉर्मूले से ये अलग प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन, और बोला गया है आपको कि चिंग चोंग बनाना, तो चिंग चोंग की जगह पर टिंग टोंग बन गया, ठीक है, टिंग टोंग बन के तैयार हो गया, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हमको अलग से मिला था, तो आंसर तो अलग आएगा ना, है ना। बस अब देखो, तो एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है, तो इसमें क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाता है, और इस एरर की वजह से अब आगे का कैरेक्टर भी बदल सकता है। वो आपने समझ लिया कि कैसे बदलेगा। तो आगे का यहाँ पर नाक पकौड़े जैसा, ठीक है, यहाँ पर बना ये चिंग चोंग और नाक पकौड़े जैसा बना, और यहाँ पर बना टिंग टोंग, और नाक कैसा बना, नाक बिल्कुल तोते जैसा बन गया, तोते जैसा, यानी कि पैरट, है ना, यहाँ पर नाक पैरट जैसा बन गया। तो देखो हो सकता है ना चेंजेस, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया। बात आपको समझ में आई। तो अगर हम एसेक्सुअल जो अमीबा था, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी होती है ना। तो इसमें आपको दोनों में क्या होगा, अब इस चूंकि यहाँ पर एरर हो गया, मिस्टेक हो गया, इस वजह से ये जो दोनों बने हैं ना, वो बिल्कुल इसकी 2 कॉपी नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि 2 कॉपी बनेंगे कैसे ये, क्योंकि पूरा का पूरा मतलब फॉर्मूले में एक जीन बदल गया, एक जीन 2 जीन अगर ऐसे चेंज हो जाते हैं तो कैरेक्टर्स आगे के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो डीएनए से डीएनए बना, इसको हम बोलते हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन वर्ड याद रखना। तो डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। आपको मैंने यहाँ पर बताया कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, 2 पॉइंट याद रखना। और ये जो प्रोटीन बना है एमआरएनए से, आरएनए से जो प्रोटीन बना है, आरएनए से जो ये प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, अब कहाँ लिखूँ मैं, इस आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है ना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इस आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बोलते हैं, या फिर आप इसको प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, आप इसको प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। तो मैंने 3 आपको स्टेप दिखाए, ठीक है। देखो, पहले तो डीएनए से डीएनए बना, फर्स्ट प्रोसेस रेप्लिकेशन, दूसरा मैंने आपको बताया डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा मैंने आपको बताया आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, ठीक है। वर्ड को याद रखना। देखो, अब बस इस तरीके से, है ना। तो जो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा ना, उसका कारण, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था कि जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन होता है, तो यहीं पर मिस्टेक आ जाती है। और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आधे क्रोमोसोम तो मदर से आ रहे हैं, आधे क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, तो वहां पर तो मिस्टेक और ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि आधे वहां से आए, आधे वहां से आए, मिक्सअप हो रहा है, तो पूरा खिचड़ी तो बनेगा ही, ठीक है। आधे फॉर्मूले आपने दूसरे क्वेश्चन के लिए, आधे फॉर्मूले दूसरे क्वेश्चन के लिए लिए, तो आंसर क्या होगा, एकदम डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस होने की संभावना होती है। और ये जो चेंज होता है, और जो सेक्सुअल था अमीबा वाला मैंने बताया था, उसमें चेंजेस थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। मतलब होगा चेंजेस, लेकिन ऐसा चेंजेस होगा जो कि आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रुप ऑफ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ओके। ये जो चेंज हुआ ना, इसको जो छोटा सा चेंजेस हुआ, उस छोटे से चेंज को हम क्या बोलते हैं, पहले एक बार आप देख लो। इसको हटा दो बच्चों, हटा दो। देखिए, ये जो छोटा सा चेंज हुआ ना, इस चेंज को, और ये चेंज हुआ क्यों, क्योंकि एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे थे, ठीक है। तो भाई डीएनए बनेंगे जब, तो वहाँ पर ये एक चूंकि बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी होती है, एग्जैक्ट कभी होता नहीं है, तो इस वजह से चेंजेस हो सकता है, ठीक है। इस चेंजेस का नाम क्या है, इस चेंजेस को हम क्या वर्ड देंगे, इस चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन, है ना। वेरिएशन मतलब होता है छोटा सा बदलाव, छोटा सा चेंजेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं स्मॉल चेंजेस। इतना छोटा सा चेंज है जो कि हमको दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जब ये वेरिएशन है ना, स्मॉल चेंज, अब देखो स्मॉल चेंज को मैं क्या लिख दूं, या वेरिएशन को, देखो वेरिएशन प्लस वेरिएशन प्लस वेरिएशन, वेरिएशन होता ही जा रहा है, प्लस वेरिएशन प्लस वेरिएशन प्लस वेरिएशन, बार बार वेरिएशन हो रहा है कई पीढ़ी तक, है ना। 100 साल 200 साल ऐसे बदलाव होते जा रहे हैं। तो ये बदलाव होते होते देखो होते एक्सेट्रा मान लो, ठीक है। ये वेरिएशन हुआ, फिर वेरिएशन हुआ, फिर वेरिएशन हुआ, फिर वेरिएशन हुआ, और मान लो कि होते होते लास्ट में यहाँ पर एक और वेरिएशन हुआ, ठीक है, ये वाला वेरिएशन हुआ। अब आप जब फर्स्ट वाले को देखेंगे, पहले वाले को आप देखो, ठीक है, और लास्ट वाले को देखो, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, कि अब यहाँ पर क्या हो गया, एक इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। पूरा जनरेशन ही हमको डिफरेंट टाइप का दिखाई दे रहा है, हमको लग ही नहीं रहा है कि ये ऐसा पहले अमीबा था, ठीक है। तो अमीबा ने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंजेस कर लिया, जैसे कि आज से बहुत साल पहले, जैसे अब मान लो 2000 में, है ना, ईयर 2000 की बात करें, उस समय पर जरा याद करो कि मोबाइल फोन कैसा हुआ करता था, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, और कई जनरेशन के बाद, ठीक है, अभी कितने हो रहे हैं, 25 साल, हमने केवल 25 साल में देखा, 24 ईयर्स में। तो अब देखो, अभी आपको मोबाइल फोन कैसा दिखाई देता है भाई, अभी आपको मोबाइल फोन कैसा दिखाई देता है, आपको इसमें क्या दिखाई देगा, बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये क्या चेंजेस तुरंत हो गया, नहीं, पहले थोड़ा चेंज, ठीक है, पहले थोड़ा सा वेरिएशन होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, है ना। थोड़ा करते वेरिएशन करते और क्या होगा यहाँ पर, लेकिन जब आप देखेंगे तो 1 से 2 में, है ना, 1 से और बीच में बहुत बड़ा गैप, लेकिन 2 में आप देखेंगे तो ये एक बड़ा सा क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन, है ना, काफ़ी बड़ा बदलाव दिखाई देगा। फिर अभी वाले जो मोबाइल देखेंगे ना, वो पहले वाले मोबाइल को देख करके हंसेंगे ये कैसा मोबाइल है ना, तो उसको देख करके हंसेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंजेस होगा, बिल्कुल ऐसा ही चेंजेस होता है हमारे अंदर भी। और चेंजेस होने का मुख्य कारण क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। जब एक डीएनए
से दूसरा डीएनए बनता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए जाएगा शरीर में, जाने के लिए उसको 2 बनना पड़ेगा और 2 बनने के टाइम पर ही छोटा सा मिस्टेक हो जाता है जिससे कि जीन बदल जाते हैं। जीन बदल जाएंगे तो बस आगे का गेम तो आप समझ ही गए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों टॉपिक। देखो है ये पैराग्राफ, आपको लगेगा कि अच्छा इतना सा पैराग्राफ और इतना लंबा वीडियो, भाई इसी को तो समझना है। आगे की चीज़ें तो आपको एकदम क्लियरली फटाफट ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है, लेकिन ये चीज़ है जो समझने वाला है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, क्या ये चेंजेस होना जरूरी था? चेंजेस होना जरूरी था क्या? कि मोबाइल वैसे से ऐसा होना जरूरी था, ठीक है। ये चेंजेस वेरिएशन जरूरी था क्या? ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। बस एक टॉपिक ये भी है, बस इतना पढ़ने के बाद तो फिर अब तो उसके बाद इजी केवल प्रोसेस पढ़ते जाएंगे, उसमें ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये भी जो हमने पढ़ा ना बेटा, इसका मैं बुक रीडिंग हमको कराऊंगी, एनसीईआरटी रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और हेल्प करो, ताकि वीडियो को शेयर करो, हेल्प करो ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ें। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे यूट्यूब पर इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बीच में छोटा सा जगह मुझे भी मिल जाएगा। तो बच्चों प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी रीड करेंगे और ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। उसमें समझा तो दिया ही मैंने, बस एक बार थोड़ा सा उसको मैं रिकॉल कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।